तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इनजस्टिस इन हेल्थ इज द मोस्ट शॉकिंग एंड इनह्यूमन। देखो, बहुत ही प्यारा कोट है। इस कोट का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में जितनी भी इनइक्वालिटी है, जितनी भी असमानता है, इसमें जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या, कि हेल्थ केयर में आपके साथ इनइक्वालिटी हो। यही मार्टिन जूनियर जो लूथर किंग है वो कहना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम में क्या हो रहा था, उस टाइम में ब्लैक और वाइट के अंदर रेसिज्म चल रहा था। तो डॉक्टर्स जो थे वो ब्लैक के साथ अलग ट्रीटमेंट करते थे, वाइट्स के साथ अलग ट्रीटमेंट करते थे। तो इसी इनक्वालिटी को हमारे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि ये क्या है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इसी को आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से अटैच कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई गरीब लड़का है, कोई अमीर लड़का है, ठीक है, दो लड़के हैं, गरीब और अमीर। इसके पेरेंट्स बीमार होते हैं, इसके भी बीमार होते हैं। तो जो गरीब है वो जो उपचार अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड कराने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उस पर पैसे नहीं है। डॉक्टर सही से बात नहीं करता, सही से ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि वो गरीब है। और अमीर लड़का उपचार कराने में सक्षम रहता है। क्या होता है कि गरीब लड़के के माता पिता जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है और इसके बच जाते हैं। तो इसी फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी को देखो, ये कैसा फील करेगा इसको, क्योंकि ये सब तो हम अपनी ज़िंदगी में फील करते ही हैं कि आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो क्या होता है कि जिसकी अप्रोच होती है वो पहले अप्रोच कर लेता है डॉक्टर को और बाकी लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसी इनइक्वालिटी को उस टाइम पे कैसा लगता है, आप फील करके देखो कि आपके पेरेंट्स, आपका कोई क्लोज रिलेटिव जो है उसको सख्त ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, लेकिन डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है कि अपने अप्रोच वाले, उनके जो जान पहचान वाले, उनको पहले देख रहा है, आपको वेट करवा रहा है। तो उस टाइम में जो आप इनइक्वालिटी फील करोगे, उसी इनइक्वालिटी को हमारे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला है कि यही इनइक्वालिटी वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कभी भी हीन फील नहीं करते। तो इसी का जो इलाज है वो क्या, इसी का इलाज है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है UHC और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CAPF एग्जाम के अंदर। UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है स्पेशली ये। क्यों? देखो, ये आपके एस्से राइटिंग के अंदर, एस्से राइटिंग और आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है, दोनों के अंदर ये चीज़ हेल्प करेगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसको समझना कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, सबको जो है हेल्थ कवरेज प्रोवाइड होना चाहिए। हेल्थ कवरेज बोल रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल कवरेज नहीं बोल रहा है। क्यों ये ऐसे बोल रहा हूँ ये आपको बताऊंगा बाद में, कि सबको जो है समान रूप से एक प्रॉपर हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, और कैसे मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों के अंदर एस्से राइटिंग और आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस एरिया से हमने शायद अभी तक कोई आर्टिकल या एडिटोरियल डिस्कस नहीं करा है। तो एक और फील्ड आ गई कि हमारी नॉलेज को थोड़ा सा एनहेंस करेगी, और जो फील्ड हमने अभी तक डिस्कस करी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। भले ही एडिटोरियल में ना कराओ, लेकिन हम तो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हमारा जो नॉलेज बेस है उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज को इंटरलिंक करना। ठीक है, क्योंकि यही तो UPSC चाहता है कि आप जो भी ऐसे लिखो वो क्या हो, मल्टी डायमेंशनल हो। मल्टी डायमेंशनल कब होगा, जब हम लिंक करना सीखेंगे टॉपिक्स को, इंटर टॉपिक हम जब कूदेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हेल्थ केयर है, जो चिकित्सा है, उपचार है, वो हर एक को समान रूप से मिले, इक्वल एक्सेस हो हेल्थ केयर का। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कोई विलेज में रह रहा है, बहुत ही रूरल विलेज में रह रहा है, दंतेवाड़ा में कोई रह रहा है, उसको भी उसी लेवल का ट्रीटमेंट मिले जो एक सिटी में, एक न्यू दिल्ली में एक पेशेंट रह रहा है। दोनों को अगर सेम लेवल का ट्रीटमेंट मिले, वही क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इक्वल एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, कि सबको एक समान हेल्थ केयर मिले, वही है क्या, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। लेकिन ये जो आइडिया है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा आइडिया है समान उपचार देने का, ये जो हमारे बेसिक इथोज है, इक्वालिटी और जस्टिस, इस पे बेस्ड है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक इथोज हैं, इक्वालिटी, सबको समान रूप से समानता प्रदान करना और जस्टिस प्रोवाइड करना, ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इस पे ही बेस्ड है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इतनी असमानता है जो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अप्लाई ही नहीं होने देती। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास प्रॉपर हेल्थ केयर में, फंडिंग की कमी है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं है। तो ये सारी जो हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराने में परेशानियां आ रही हैं, इसको हमें ठीक करना है। कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे बताया है एडिटोरियल के अंदर कि क्या ज़रूरत है, कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को पाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले तो तुम याद रखो कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, मैं तो न्यू दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट यहाँ पे ये पूरे इंडिया की कैपिटल है, तो जो सुविधा यहाँ पे मिलेगी शायद ही कहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कभी चले जाओ तो इतनी भीड़ मिलती है, डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी रहती है। थोड़े रूरल एरिया में चले जाओ तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तो बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट एड जो होता है, वो भी वहाँ पे मिलता नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं एक बार मणिपुर गया था, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में गए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रेफर कर दिया कि सिटी में जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लो, बैंडेज वगैरह लगवा लो। जो थोड़ा सा स्टिचेज आए थे मेरे, उसको बोला कि सिटी में रेफर कर दिया। तो देखो ऐसी चीज़ें जब होती है तो क्या होता है, इसने मेरे को सिटी में रेफर कर दिया। अब सिटी वहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब मैं अपना खुद का भाड़ा लगा के जाऊँगा, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा कि वहाँ जो प्राइवेट ट्रीटमेंट हो रहा है, प्राइवेट जो क्लिनिक है, वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा लूँगा। भले ही मेरे पैसे लगेंगे यहाँ पे, लेकिन जो फेयर मेरा लगने वाला था ये बच जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है इसी को ठीक करना है। इसका रीज़न क्या है, क्यों वहाँ पे जो प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, क्यों, क्योंकि बजट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हेल्थ केयर में फंडिंग की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट है हमारी बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा फंड देती है। कितना देती है, जीडीपी का, हमारी इंडियन जीडीपी का 1 से लेके 1.3% तक, मतलब 2% भी नहीं है, इतना देती है, ठीक है। और WHO क्या कहता है, WHO ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है वो है 3% का, ठीक है। WHO शायद 4 to 5% कुछ कहता है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारा 3% का है। और यूएस से कितना खर्च करता है, आप जान के हैरान हो जाएंगे, 10 से 12% यूएस से अपनी जीडीपी का, इंडियन जीडीपी का नहीं, यूएस से अपनी जीडीपी का 10 से 12% हेल्थ केयर पे खर्च करता है। तो देखो हमारी ये जो पुअरली फंडेड जो हमारी हेल्थ केयर है, इसी की वजह से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, ये अप्लाई नहीं हो पाता, और जो हमारे बेसिक इथोज हैं, जस्टिस और इक्वालिटी, ये अप्लाई नहीं हो पाते। सेकंड चीज़ क्या है, देखो मैंने बोला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हेल्थ के लिए, ठीक है। तो गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, देखो गुड हेल्थ के लिए हमें सिर्फ हॉस्पिटल्स पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए, सैनिटेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, और एक चीज़ और ऐड कर लो, क्लीन एयर भी प्रोवाइड करानी चाहिए। देखो अगर ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल लो तुम, कि अगर तुम्हें साफ पानी नहीं, किसी रूरल एरिया में, वेस्ट बंगाल की प्रॉब्लम ले लो, वेस्ट बंगाल में 24 या ऐसे कुछ परगना है, तो वहाँ पे कैंसर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है कैंसर की प्रॉब्लम, 26 परगना ऐसे करके कुछ है, 26 या 24, थोड़ा सा देख लेना इसको। तो वो जो एरिया है वहाँ पे कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, ये आप सर्च मार के देखना, मैं सर्च करके दिखाऊंगा इसको, अभी देखना, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर पीते हैं, नल में पानी नहीं आता, ग्राउंड वाटर पीते हैं। ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम क्या है, आर्सेनिक है, वहाँ पे आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ग्राउंड वाटर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे कैंसर हो रहा है। तो इनको क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्यों, प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो 26 परगना थी ना शायद, 26 परगना वेस्ट बंगाल 24 परगना, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कैंसर की। 24, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, 24 परगना आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है, लेकिन ये अपने आप ले लेता है गूगल, ये अच्छी चीज़ है। ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये दिख रही है, आर्सेनिक पॉइजन हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये कैंसरिक चीज़ें आ रही है, और उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पीने की वजह से। तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे किल कर रहा है लोगों को। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, क्या मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, क्यों, क्योंकि क्लीन वाटर नहीं है, वैसे ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। हमारी वुमेन्स के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है, 50% से ज़्यादा जो वुमेन है उसके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो क्या उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। सैनिटेशंस नहीं है, बीमारियां बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर क्लीन एयर नहीं है, जिसके वजह से अस्थमा,
लंग्स की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चलो यहीं देख लो, क्लीन वाटर के लिए हमारे वहाँ पे है जल जीवन मिशन, न्यूट्रिशन के लिए हमारे यहाँ पे पोषण अभियान, सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन, और क्लीन एयर के लिए ग्रैप। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इंटरलिंक अपनी नॉलेज को करते रहना। तो मतलब हमारे यहाँ पे ये कमियां हैं, हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और क्या चीज़ है, देखो पैसे नहीं होंगे तो हेल्थ केयर में हमने पहले ही देखा कि गवर्नमेंट फंड कम दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं आ रहे, डॉक्टर्स आ रहे हैं तो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिल रही है। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वेल ट्रेन जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वही नहीं है, स्पेशलिस्ट ही नहीं है कहाँ पे, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। तो अब जो पेशेंट्स हैं उनके पास चॉइस बचती है क्या, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये चीज़ एक कमी है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो हमारा लाखों रुपए का बिल बांध देते हैं एक दिन का। वो ये भी सारी चीज़, क्योंकि मैंने बहुत लंबा जो है अपना जीवन देखा है कि अभी तक 35 से 36 साल हो चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली है। रोजगारी में कैसा था, बेरोजगारी में कैसा था। तो एक मेरे एक फ्रेंड का सीन एक क्या हुआ था, एक फ्रेंड का जो उसकी बेटी थी वो बीमार हो गई थी। ठीक है, तो वो आर्मी के अंदर था, तो आर्मी से उसने रिज़ाइन कर दिया था। तो यहाँ दिल्ली में आया, दिल्ली में आके मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गया। एक दिन के अंदर सिर्फ एक दिन का ट्रीटमेंट हुआ था और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। एक दिन में उसका 25 से 30 हज़ार का बिल बना दिया। तो सोच के देखो कि उसने तो अफोर्ड कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा था। लेकिन सोच के देखो कि अगर कोई पेशेंट, अगर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इतनी सारी कमियां है कि जिसकी वजह से हमें प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको मणिपुर का इशू बताया, मणिपुर में क्या हुआ था मेरे साथ कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर गया, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मेरे को प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ा। अब लेट से एज्यूम करो कि ऐसे ही जो हमारे पेशेंट्स हैं वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल तो उनको एकदम से निचोड़ देंगे। तो एक चीज़ और करने की ज़रूरत है क्या, कि एथिकल जो प्रैक्टिस है उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर और इंश्योर करने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर पे। ये मेरा समझाने का थोड़ा आपको मतलब था। तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अगर हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, आपको समझ आया इतना। तो देखो अब इंडिया ने क्या करा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर रही है, इंडिया भी कर रही है। देखो हमने देखा डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है कि जल जीवन मिशन लेके आ गई, मैटरनल इन्फेंट डेथ वगैरह रिड्यूस हो रही है, वाय वंदना योजना और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो उसके वुमेन्स के लिए आ रही है, क्लीन एयर के लिए आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कर रही है। और एक जो बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है वो क्या, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, फ्री हेल्थ केयर सेंटर। जो इन पेशेंट है, वो जो एडमिट होते हैं उनको 5 लाख तक का जो है फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, एम्पैनल हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने देख लिया कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है उनमें रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट में मूव करना पड़ रहा है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारी पॉकेट से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। और गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि अराउंड 67% जो पैसा है हम अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। किसके लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही, 1%, 1.5%, डेढ़ भी नहीं है, 1.3% पैसा खर्च कर रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है, हमें यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड कराने में कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करती है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। देखो ये सारी चीज़ें सबको पता है। ठीक है, तो एक और चीज़, चलो और नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम बताइए, प्राइवेट हेल्थ केयर के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स हैं, ठीक है, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया, ये हॉस्पिटल थोड़ा ना, ये तो बड़े बड़े होटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिन का किराया आप 35,000 रुपये, एक दिन का बेड का किराया, कोई थोड़ा अच्छा बेड चला जाए 35,000 रुपये, 20,000 मिनिमम आपसे एक दिन का किराया लेंगे अगर आप इन पेशेंट हो गए तो यहाँ पे इतने क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो कॉर्पोरेट्स के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, और वो जो पैसा है वो रिकवर करना चाहते हैं, इसलिए वो रिटर्न चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और इसलिए जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लीज पे दे देती है पब्लिक हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट कंपनी को। अब अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और मिडिल क्लास के पास कोई चारा नहीं रहता। एक चारा रहता है क्या, मूव करो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास, और वो वहाँ पे क्या करेंगे, आपको अच्छे से निचोड़ देंगे। और ये आप सब ने ही फील करा होगा, सब ने ही एक्सपीरियंस करा होगा। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी कि कैसा ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। और मैं ये मैक्स की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ था। देखो क्या हुआ था
कि मुझे ऑपरेशन करवाना था अपना, ठीक है। मैं गया इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर गया, और वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो आपका तो जो मेडिकल है वो फ्री रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे गया, उन्होंने देखा कि भाई पेशेंट आया रात को, तो अब अच्छे से उनका वो करेंगे, जेब ढीली करेंगे इसकी पेशेंट की। तो उन्होंने मेरे को स्ट्रेचर पे लेटाया, गाड़ी से उतरे, स्ट्रेचर पे लेटाया, सीधा वो अंदर लेके गए मेरे को, उनका जो इमरजेंसी वार्ड होता है। रात की बात थी। ले जाने के बाद उन्होंने देखा सारी चीज़, उन्होंने बोला कि जो मेरे साथ अटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि आप है ना पैसे जमा करा दीजिए काउंटर पे, और कुछ 50 या 60 हज़ार रुपये उन्होंने बोला कि एम्पैनल्ड है। अब जैसे एम्पैनल्ड बोला, वो एक डॉक्टर एक दूसरे को देखने लग गए, ठीक है। देखने के बाद 10-15 मिनट रुके, उसके बाद बोले कि बेड नहीं है, आप कल आना। तो देखो ऐसा ट्रीटमेंट कुछ होता है जब आप पैसे नहीं देते, ठीक है। आप जब सरकारी दामाद बन जाएंगे तो आप भी फील करेंगे कि यार ये तो अच्छे से हमें ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। और इसी इनजस्टिस, क्योंकि ये इनजस्टिस ही तो है, अगर मैं एम्पैनल्ड नहीं होता, ठीक है, अगर मैं वैसे ही जाता नॉर्मल प्रोसीजर से, तो उनको मेरे को बेड भी देते और मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते। क्यों? क्योंकि मैं उनको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एम्पैनल्ड था, अब मैं उनको डायरेक्टली पैसे नहीं दूंगा, इनडायरेक्टली आएंगे, वो भी बहुत कम आएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कल आना, भले ही मैं कितना ही दर्द से तड़प रहा था। उन्होंने बोला कि बेड नहीं है, आप ओपीडी में दिखाइए, ओपीडी के बाद आप फिर इन पेशेंट में आइए। तो देखिए ऐसा ट्रीटमेंट होता है। इसी इनजस्टिस की बात की गई है जो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने करी थी। तो ऐसा कुछ होता है। तो और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, और ये नॉर्मल चीज़ क्या चीज़ है कि इनजस्टिस हम सहने लग गए हैं, और वो नहीं सहना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखो वे फॉरवर्ड समझना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड, आयुष्मान भारत स्कीम विल नॉट बी अ वे फॉरवर्ड, ये हो ही नहीं सकती। आयुष्मान भारत स्कीम तो एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, वो भी इन पेशेंट की। तो यहाँ पे ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसा ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को हेल्थ का जो बजट है, ठीक है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। स्कीम भले ही वो गवर्नमेंट 10 लेके आए, लेकिन बजट नहीं बढ़ रहा है। जब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे तब तक फैसिलिटी कैसे बढ़ेगी? फैसिलिटी तो वही ज्यों की त्यों रहेगी। तो गवर्नमेंट को बजट बढ़ाने की जरूरत है। एटलीस्ट जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जितना रिकमेंड करता है उतना तो एटलीस्ट ये बजट बढ़ाए। इस बजट बढ़ाने से होगा क्या? देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी, जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी आएगी, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है कहीं ना कहीं ये इंप्लीमेंट होगा, और जस्टिस और जो हमारे इथोज है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इक्वालिटी और जस्टिस, ये कहीं ना कहीं अप्लाई होंगे। बेटर फैसिलिटी, फेयरनेस, प्राइवेट जो सेक्टर्स है इसको कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉफिट ओरिएंटेड इसका जो मोटिव है उसको कहीं ना कहीं कर्व करने की जरूरत है। क्योंकि पेशेंट को उसको एज अ पेशेंट ही देखना चाहिए, एज अ कस्टमर नहीं देखना चाहिए, जो कि आजकल हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म वेलफेयर हमें लेके आने की जरूरत है अपने सिटीजन्स के लिए। यही इस एडिटोरियल का एक मोटिव था। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने मल्टी डायमेंशनली इसको डिस्कस करा, बहुत पर्सनल एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करें। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखो आप लिख नहीं पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, ठीक है, थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा डेवलप करना, लिख नहीं पाते तो भी, क्योंकि थॉट प्रोसेस डेवलप होनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के बाद आप लिख पाओगे, ठीक है। 1-2 दिन मिस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बच्चे फिर मैसेज करके बोलते हैं सर आज नहीं लिख पाया, कल नहीं लिख पाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करा करो, एटलीस्ट एक लाइन तो लिखो कम से कम, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप से रिलेटेड। देखो अभी कल क्या हुआ कि हमारे जो डी गुकेश थे, 18 साल के एक नौजवान, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अब ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने हराया है चाइना के डिंग लिरैन को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, और 7.5 से हराया है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका तोड़ा है गैरी कास्परोव का। ये रशिया के हैं, गैरी कास्परोव, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब ये यंगेस्ट है हमारे इंडिया के, कौन? डी गुकेश, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यंगेस्ट चैंपियन बन गए वर्ल्ड चेस के। ये जो एशिया के अंदर वर्ल्ड के यंगेस्ट हैं, ठीक है, एशिया के अंदर ये 3rd नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे हमारे विश्वनाथ आनंद, दूसरे पे है हमारे डिंग लिरैन जिनको इन्होंने हराया है, और ये है 3rd नंबर पे एशिया के अंदर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 18th नंबर के जो हैं वर्ल्ड चैंपियन हैं, ठीक है।
इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। बस थोड़ा जो है इन गुकेश के बारे में याद रखना, 3rd और 18th है, किसको हराया है, कैसे हराया है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है अभी आंसर करना है, क्योंकि अभी डिस्कशन करा है, अभी आप आंसर कर दोगे तो बहुत ईजी है। बहुत मतलब कि 0.1%, 0.01% चांसेस बोलूँ तो ये भी ज़्यादा होंगे कि गलत होने के। तो अभी तो बिल्कुल मत गलत करो, क्योंकि कई कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि शायद डिस्कशन सही से सुन नहीं रहे हैं, या फिर मैं सही से सुना नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक आधा क्वेश्चन अभी गलत कर देते हैं। देखो अभी गलत होगा तो पेपर तक जाते जाते सब भूल ही जाओगे। तो एटलीस्ट अभी तो गलत करने की एकदम अलर्ट होकर आंसर किया करो, अभी गलत मत किया करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा है विजय दिवस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल आपका पेपर 1 के अंदर भी हेल्प करेगा और पेपर 2 के अंदर एसे राइटिंग के भी हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ी सी हिस्टोरिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो विजय दिवस, विक्ट्री डे किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, बांग्लादेश के लिए सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। बांग्लादेश के लिए सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, इंडिया ने हेल्प करी थी बांग्लादेश की, इसलिए हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कितनी तारीख को, दिसंबर 16 को, ठीक है। अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल पास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, लेकिन एक पाकिस्तान नहीं था उस टाइम पे, क्या थे, 2 पाकिस्तान थे, एक था ईस्ट में, एक था वेस्ट में। ईस्ट पाकिस्तान था जो अभी बांग्लादेश है, पहले वो भी पाकिस्तान का पार्ट था, और अब वेस्ट में तो है ही जो पाकिस्तान था, ठीक है। तो जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, जो अभी पाकिस्तान है, वहां पे उर्दू बोली जाती है, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वो क्या बोलते थे, वो बंगाली बोलते थे। और जो ईस्ट पाकिस्तानी थे उनका जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके पाकिस्तान देश के अंदर वो बहुत ज़्यादा था और वेस्ट का थोड़ा कम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल कमांड थी वो वेस्ट की ज़्यादा थी। सारी चीज़ बंगाल, वेस्ट बंगाल दे रहा है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान दे रहा है, वेस्ट बंगाल मतलब ईस्ट पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन कमांड किसकी ज़्यादा थी, वेस्ट पाकिस्तान की, जो करंटली अभी पाकिस्तान है, ठीक है। तो 1970 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आई हमारी शेख मुजिबुर रहमान की अवामी लीग जीत गई, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो अभी पाकिस्तान है, उसने पावर देने से मना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दंगे हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उग्रवादी वो उनकी गतिविधियां हो रही थी, पता चल रहा था कि अब अलग हो रहे हैं। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने मिशन चलाया ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। थोड़ा ऑपरेशन का थोड़ा ध्यान रखना, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया किस लिए, क्योंकि बंगाली जो नेशनलिज्म की भावना जो जग रही थी उसको सुप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब ये सारी चीज होने लगी, पाकिस्तान ने मिलिट्री आके वहां पे ऑपरेशन सर्च लाइट चला दिया, जो अब वहां से जो वहां के बंगाली थे वो अब इंडिया के अंदर भागने लग गए। इंडिया के अंदर देखो जो हमारी रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की टोपोग्राफी चेंज हुई है। असम के अंदर बंगाली कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं असम के अंदर बंगाली, ये जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन सर्च लाइट चला था तो बंगाली वेस्ट बंगाल से भाग के इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी आ रहे थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इंडिया ने वेस्ट बंगाल की हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। तो ये ऑपरेशन जो विजय है ये हमारा मिलिट्री इंटरवेंशन है, कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर देखो बांग्लादेशी जो थे, मुक्ति वाहिनी वहाँ की जो फोर्स थी वो डायरेक्टली तो फाइट कर नहीं रही थी और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतना उन पर प्रोज नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान जो था थोड़ा सा मिलिट्री वाइज स्ट्रांग था ईस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी, इंडिया ने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जैकपॉट। तो जो गुरिल्ला वॉर चल रही थी, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, जो नक्सलाइट करते हैं, मार गए फिर भाग गए, मार के भाग गए, मार के भाग गए, ये क्या गुरिल्ला वॉरफेयर। तो इसकी हेल्प करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जैकपॉट। फिर पाकिस्तानियों की इंडिया के साथ भी लड़ाई हुई, क्योंकि इंडिया हेल्प कर रहा था, ठीक है। और इंडिया ने एक चीज और करी थी, क्या करी थी कि इसी टाइम पे हमारा जो है रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एक ट्रिटी साइन हुई थी। क्यों, क्योंकि हमें खतरा था कि चाइना जो है पाकिस्तान की हेल्प करेगा, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को कोई चाहिए था, और वो था हमारा रशिया। तो रशिया ने उस टाइम पे, हमारी ट्रिटी हुई थी 1971 में, आप देखना इस चीज को, रशिया की ट्रिटी हुई थी, तो चाइना कहीं ना कहीं उससे पीछे हट गया था, नहीं तो चाइना भी इस वॉर में आता, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, कौन सी, बैटल ऑफ लोंगेवाला। पाकिस्तान ने अटैक करा लोंगेवाला बॉर्डर पे, जो राजस्थान में है। हमारे मेजर थे मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी, ठीक है। इन्होंने बहुत बहादुरी से ये लड़ाई सामना करा और जो पाकिस्तानी टैंक वगैरह थे उनको ध्वस्त कर दिया। तो मतलब इंडिया ने यहाँ पे कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करी।
उसके बाद कुछ नवल ऑपरेशन भी चले। देखो जब भी कभी वॉर होती है तो एक फ्रंट पे कभी वॉर नहीं होती, 3-4 फ्रंट पे चलती है, एयर से चलती है, सी से चलती है, लैंड से चलती है। तो नवल में क्या हुआ, ऑपरेशन ट्रीडेंट हुआ, ऑपरेशन पाइथन हुआ, ठीक है। तो इंडिया ने इतने सारे ऑपरेशन करे जिसका रिजल्ट क्या निकला कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद हो गया, और इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी किसकी, बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर की। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ से प्रीलिम्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तुम कमेंट करने लगे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अकाउंटेबल बनो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी देखो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो नेपाल, क्योंकि हमारी नेपाल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। भले ही उसने जो है हमारा वो जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारे मतलब चाइना का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको साइन कर लिया, लेकिन नेपाल फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ हमें भाईबंदी तो बनानी पड़ेगी। तो उसी दिशा के अंदर हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वहाँ के जो चीफ जनरल है उनको एक ऑनरेरी रैंक दी है, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। ऑनरेरी रैंक दी है क्या, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। किसको दी है, अशोक राज सिगडेल को, ठीक है। और ये नेपाल भी ऐसे ही करता रहता है, लास्ट मंथ करा था ऐसे ही नेपाल ने भी, तो थोड़ा इसको देख लेना। तो यही इसी पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करो, ठीक है। अब आज का लास्ट आर्टिकल है डिजीज एक्स। तो देखो देख के इसको डरो मत, डिजीज एक्स क्या चीज़ है। डिजीज एक्स हमारे लिए CAPF, क्योंकि CSC नहीं पढ़ रहे ना, CAPF पढ़ रहे हैं बच्चों, CAPF पढ़ रहे हैं, तो CAPF तक ही हम सीमित रखेंगे अपने को, CSC में नहीं कूदेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे हम, क्योंकि साइंस एंड टेक, जहाँ तक साइंस एंड टेक नहीं, हमारा सिर्फ जनरल साइंस आता है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस को हमेशा मेंटेन करेंगे। तो डिजीज एक्स क्या होता है, बस हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता करना है। देखो डिजीज एक्स कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में कोई बीमारी आएगी उसको हमारे WHO ने बोला है क्या, ये क्या है, डिजीज एक्स। फ्यूचर में कोई बीमारी आएगी, कौन सी बीमारी आएगी, क्या बीमारी है, कैसी है, क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हाइपोथेटिकल डिजीज है, हाइपोथेटिकल मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक डिजीज आएगा, उसका नाम है डिजीज एक्स, ठीक है। तो ये है कुछ इसका मतलब, डिजीज एक्स क्या चीज़ है, किसने टर्म ऑर्गेनाइज करी, ये सारी चीज़ें। तो बस इसका मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया आपको, आपके लिए सिर्फ यही 3 क्वेश्चन है आज। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत लेट हो जाता है, आज तो बहुत ही हसल हो गई, बहुत ही भागा दौड़ी करनी पड़ी, और मुश्किल से अभी जाके टाइम मिला। लेकिन मैं अभी जल्दी ही, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो मंडे, ठीक है, मंडे तक मैं सुबह आपको इसका डेली डिस्पैच का जो ये है डिस्कशन, ये सुबह प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मंडे के बाद, मंडे से डिले नहीं करूँगा। मैक्सिमम लेट हुआ तो मंडे, नहीं तो कल से ही चालू हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे है कल और फिर संडे आ जाएगा, तो कल से होगा, नहीं तो मंडे तो पक्का है, ठीक है। मंडे से सुबह करूँगा मैं, थोड़ी सी मेहनत मैं करूँगा, और सुबह आप भी थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। और अगर इसको लाइव लेना है तो बताना कि यूट्यूब पे लाइव भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो रिकॉर्ड करके फिर वो करके करता हूँ, लेकिन लाइव भी कर सकते हैं। तो लाइव लेना हो तो कमेंट करके बताना कि लाइव लेना है, तो सर मैं लाइव भी इसको मंडे से तो नहीं, लेकिन मंडे से स्टार्ट करूँगा सुबह, लेकिन इसका लाइव भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो जब लाइव होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आके अगर कुछ समझ नहीं आता तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन जल्दी ही इसको लाइव भी करेंगे, और मंडे से पहले सुबह इसको डिस्कस करना हम चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन। और हाँ, एक चीज़ और कि डेली MCQ बच्चों थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लिया करो, आप इसको करते नहीं हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये ना, डेली MCQ। कैसे करना है डेली MCQ, देखो ये जो हमारी साइट है वेबसाइट द लर्नर्स की, ये वाली, ठीक है, इसमें जाओ। वेबसाइट में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ये गए आप UPSC CAPF के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद हमारा ये डेली डिस्पैच, अगर पुराना कोई देखना हो तो सारे यहीं पे, मंथली करंट अफेयर आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फाउंडेशन मटेरियल, फ्री कोर्सेज सब यहीं पे है, ठीक है। एस्से कंटेंट, इसमें आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब चीज़ें मिलेगी। तो ये चीज़ है, देखो डेली MCQ, ये अटेंड कर लेना। कैसे करोगे, एनरोल कर लो, ये मांगेगा, डरो मत, रजिस्टर नाउ करो, अपना सिर्फ ईमेल ID वगैरह डालो और फिर लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद इसको एनरोल करके डेली इसको अटेम्प्ट करा करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी पेपर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।